साइप्रस में अपना सम्मान करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां वो G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखना होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनका आमना सामना होगा तो क्या वो ट्रंप को जन्मदिन की देरी से शुभकामनाएं यानी बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, पूछेंगे कि आप बार बार ये दावा क्यों करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम आपने करवाया है। क्या मोदी ट्रंप से पूछ सकेंगे कि आपने अब तक इजराइल को जंग से क्यों नहीं रोका, क्योंकि इजराइल एक तरफ तो गजा में नरसंहार करता ही जा रहा है और दूसरी तरफ परमाणु हथियार का बहाना लेकर ईरान पर भी हमला कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि ईरान को रोका नहीं गया तो वो 1 महीने में परमाणु हथियार बना लेगा। हालांकि आज फिर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। यह भी देखना होगा कि क्या मोदी ट्रंप से पूछ सकेंगे कि आपने पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ क्यों की, क्योंकि अब तो पाकिस्तान हम दोनों के दोस्त इजराइल यानी मोदी जी और ट्रंप जी दोनों के दोस्त देश जो है इजराइल यानी नेतन्याहू साहब, उनका साथ न देकर ईरान का साथ दे रहा है पाकिस्तान। दरअसल ईरान का दावा है कि अगर इजराइल शांत नहीं हुआ तो पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी सेना का बयान आया है जिसमें इस बात का खंडन किया गया है। तो बहुत कुछ यहां पर अलग अलग ढंग से बनते बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक दूसरे खेमे में है और पाकिस्तान दूसरे खेमे में यानी वो ईरान के साथ नजर आता है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी नजर आता है। आज की दोस्ती नहीं है, अमेरिका और पाकिस्तान की बहुत पुरानी दोस्ती है। आजादी के समय से, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम चले गए दूसरे वर्ल्ड की तरफ यानी सोवियत रूस की तरफ और पाकिस्तान चला गया अमेरिका की तरफ, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ अब भारत नजर आता है, पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ नजर आता है। भारत इजराइल, अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ भारत जो है वो नजर आता है इजराइल के साथ। और इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंककि जब गजा में युद्ध विराम की बात थी, जब वहां पर वोटिंग थी, तो 19 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। 149 देश थे जिन्होंने सीधे सीधे युद्ध विराम, तत्काल युद्ध विराम के लिए वोट किया। 12 ऐसे देश थे जिन्होंने इस युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया था। वाजिब है कि ये लोग वही थे जो इजराइल का साथ दे रहे थे। और इसके अलावा 19 देश यूएन में ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी किसी का पक्ष नहीं लिया, उसमें से भारत भी था। यानी अघोषित तौर पर भारत अमेरिका और इजराइल के साथ नजर आता है। ऐसे में ट्रंप साहब से पूछ पाएंगे नरेंद्र मोदी कि क्या पाकिस्तान जो है वो उस खेमे में है, तो फिर ये आप जो दोनों देशों के बीच सीज फायर और इन सब की बात करते हैं उसका क्या मतलब है। वैसे मोदी ट्रंप से जब मिलेंगे तो वो ऑपरेशन सिंदूर या ईरान पर हमले को लेकर कोई चर्चा करेंगे, इसके आसार कम ही हैं दोस्तों। अगर ये सब कहने की हिम्मत दिखानी होती तो अब तक मोदी ऐसा कर चुके होते, पूछ चुके होते कि आखिर आपने सीज फायर की घोषणा क्यों की। और एक नहीं बल्कि अब तो 14 बार आप कह चुके हैं। कल भी आपने जब ट्वीट किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल भी एक ट्वीट नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर उन्होंने जो मैसेज लिखा उसमें साफ साफ वही लिखा है कि जिस ढंग से हमने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाया, ट्रेड का हवाला देकर, व्यापार का हवाला देकर, वैसे ही हम इजराइल और ईरान के बीच करवाएंगे। तो क्या यह होने जा रहा है? ये सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल वो अपनी विदेश यात्राओं का मजा ले रहे हैं, इतना समझ लीजिए। साइप्रस से अब गए हैं नरेंद्र मोदी कनाडा की धरती को छू लिया उन्होंने और इसके बाद वो जाएंगे, 2 दिन यहां रहने के बाद जाएंगे क्रोएशिया। इसलिए नरेंद्र मोदी को और यही अच्छा भी लगता है नरेंद्र मोदी को कि वो विदेश की यात्रा करें, अलग अलग देशों में जाएं, उनका सम्मान हो, वहां पर गौरव हासिल करें। और सबसे बड़ी चीज कि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो मोदी के नारे लगते हुए उनको वो सुनाई दे, यानी वहां का जो भारतीय समुदाय है वो कहे कि अब भारत को मोदी के नाम से जाना जाता है। आपने देख लिया होगा वो वीडियो साइप्रस का, एक महिला कह रही है कि पहले भारत को भारत के नाम से जाना जाता था, अब मुझे अच्छा लगता है कि अब भारत को मोदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विदेशों में रह रहे भारतीयों की तारीफों से देश में हालात नहीं बदलने वाले दोस्तों। यहां तो वही अव्यवस्था और लापरवाही दिख रही है जो मोदी के 11 साल के शासन में बनी हुई है।
अहमदाबाद हादसा इसकी ताजा मिसाल है। यहां मोदी को विपक्ष के सवालों के जवाब न देना पड़े, इसलिए अब सरकार ध्यान भटकाने में लगी है। याद कीजिए कि पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद जब पूरा देश शोकाकुल था, तब मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया था। और अब अहमदाबाद हादसे में, हालांकि वो फैसला बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला था, उसकी हम सब ने तारीफ की थी, लेकिन अब अहमदाबाद हादसे में ईमानदार जांच पर सवाल उठ रहा है, तो जनगणना पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज ही जनगणना पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह सब ध्यान भटकाने की कवायद है। आइए जरा सुन लीजिए कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनगणना के बताए जा रहे रास्ते साफ हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार जब कहीं फंस जाती है, जब सरकार को जनता को जवाब देना होता है, तो निश्चित तौर से सरकार ये हथकंडे अपनाती है और पूरी केवल लोगों को एक जो उनका एक ध्यान भटकाने का एक रास्ता बना के दिखाते हैं। जो करना है तत्काल करना चाहिए। और जैसे महिला आरक्षण पास हो गया, लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि लोगों को ध्यान भटकाना। अब कब होगा, कैसे करेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, पर ये जनता का ध्यान भटकाने की सारी योजना सरकार बना के रखती है। और कब कब कौन सा पिटारा खोलना है, वो पिटारा समय समय पर खोलते रहते हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता अधिसूचना भी अब आ गई है? क्या चीज़ें धीरे धीरे आगे तत्काल धीरे धीरे क्यों होती है भाई? धीरे धीरे आप करिए और तत्काल आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, पूरा सरकार प्रदेश से लेके देश में ज़्यादातर सरकार आपकी है। तत्काल तुरंत कराइए, धीरे धीरे नहीं। यही भटकाना लटकाना इनका काम है और ये पिटारा खोलते रहते हैं, पर तुरंत इसको करें और जनता को सुविधा दें। तो भटकाना और लटकाना इनका काम है और यही करते हैं, यही वो कर रहे हैं, यानी मोदी सरकार की बात ये कर रहे हैं। वही सरकार ने जनगणना का समय बता दिया है, ये भी बता दिया है कि किस तरह वो पूरे देश में इसे करवाएगी। मगर इसमें जाति के सवाल पर चुप्पी दिख रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने क्या सवाल उठाया है, जरा वो भी आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है, देखिए कांग्रेस के सवाल, कि क्या मोदी सरकार आरएसएस के दबाव में जातिगत जनगणना से पीछे हट गई है? क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें जाति आधारित जनगणना, जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है, इसलिए यह बात यहां कांग्रेस पूछ रही है। क्या मोदी सरकार हर बार की तरह फिर से वादा खिलाफी कर रही है? दूसरा सवाल। और तीसरा वाजिब सवाल, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की 90% आबादी को धोखा देने जा रहे हैं? ये तीन सवाल यहां पर कांग्रेस ने पूछे हैं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को चेतावनी देने के अंदाज में क्या कुछ कहा है, वो भी बता रहा हूं। कांग्रेस की चेतावनी क्या है? नरेंद्र मोदी, याद रखें, जातिगत जनगणना कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का मिशन है। यह देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है। राहुल गांधी ने संसद में कहा भी है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। यह बात यहां पर देख रहे हैं आप, राहुल गांधी ने संसद में कहा भी है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी लाख साजिशें कर लें, लेकिन हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके अधिकार और न्याय दिलाकर रहेंगे। यह बात कह रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना का सवाल इस समय खास इसलिए हो गया है क्योंकि आगामी बिहार चुनाव में इसका साफ असर दिखाई देगा। अगर मोदी यहां वादा खिलाफी करेंगे तो फिर बिहार में इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। वैसे भी इस समय मोदी के लिए हर तरफ से नुकसान ही दिख रहा है। इजराइल ईरान लड़ाई में अंबानी जैसे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। अगर ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये गैजेट उसी का है, जाति आधारित जनगणना इसमें नहीं है, लेकिन जनगणना का नोटिफिकेशन है। लेकिन इससे इतर हम अगर आगे बढ़ें और इजराइल ईरान की तरफ जाएं, तो इजराइल और ईरान में कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और खासकर अंबानी को नुकसान हो रहा है। अंबानी को, मुकेश अंबानी, हो सकता है कि अदानी साहब को भी हो रहा हो। अगर मोदी इजराइल के साथ खुलकर खड़े होते हैं तो बाकी इस्लामिक देशों की नाराजगी तय रहेगी और इसका असर देश में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। और ईरान से जो संबंध बिगड़ेंगे वो अलग। ईरान से कैसे संबंध है आप जानते हैं, बिल्कुल पारंपरिक। हमारा और उनका संबंध बहुत पुराना, आज का नहीं है, दशकों पुराना संबंध है, सदियों पुराना कह सकते हैं। दशक तो बहुत कम कह रहा हूं, सदियों पुराना। अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो फिर इजराइल और उसके साथ अनकहे तौर पर अमेरिका की दुश्मनी आपको मोल लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले की विदेश नीति पर मोदी सरकार अगर चलती तो उसके सामने यह दुविधा नहीं होती, क्योंकि तब हमारे साथ तीसरी दुनिया के देश और रूस की मित्रता थी। रूस के साथ हम दोस्ती वाले पूरे भाव में थे।
अब मोदी की अमेरिका परस्ती के कारण पुराने दोस्त भारत से दूर हो गए हैं, जबकि नए दोस्त भरोसे लायक नहीं हैं। ऐसे में क्या मोदी गलती सुधारते हुए पुरानी विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ लौटेंगे, या एक बार फिर कनाडा में ट्रंप के गले पड़ते दिखेंगे? ये देखना होगा। क्या फिर से गले पड़ेंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि दोराहे पर खड़े नरेंद्र मोदी आखिर किस तरह और किस तरफ जाएंगे, ये भी देखेंगे। ईरान के आगे कैसे बेबस है इजराइल, ये भी समझेंगे आज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ईरान के आगे इजराइल बेबस कैसे है और कैसे अब इजराइल को आगे कर अमेरिका पीछे हो गया है। क्या यहां इजराइल फंस गया है या अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है, यह भी समझेंगे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की बात जरूर करेंगे और कैसे नरेंद्र मोदी के कुछ विदेश नीति और देश में जो जाति आधारित जनगणना की बात जो अभी आपके सामने रख रहा था, उसके कारण